प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस। और फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस में अभी तक की कहानी में क्या हुआ, हमने स्टार्ट करा था सबसे पहले यूनिट नंबर 1। वहां पर हमने क्या करा था, न्यू ड्रग की डिस्कवरी और उस ड्रग का डेवलपमेंट करना चाहा था। जो न्यू ड्रग था मतलब जो कि आपका लीड कंपाउंड था, या फिर आप बोल सकते हैं एपीआई था, या फिर आप बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट था, या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड था, मॉलिक्यूल था, बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड था। इतने सारे नाम है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। तो जो भी आपका इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट है, ड्रग है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना था, उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल करवाने थे कि ये ड्रग कितना सेफ है, इफेक्टिव है, तो एनिमल पे ट्राई किए। फिर हमें इसी ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल करवाना था, है ना। क्लिनिकल ट्रायल पे हम क्या करते हैं, ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल करते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल जो है कई फेजेस में होता है, जैसे कि आपका फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो हमने क्या करा था, सबसे पहले एनिमल पे ट्रायल करवाया था जिसको हमने बोला था प्री क्लिनिकल ट्रायल। उसके बाद हमने ह्यूमंस पे ट्रायल कराया था जिसको हमने बोला था क्लिनिकल ट्रायल। तो जब हमें परमिशन चाहिए थी कि हमें क्या करना है, हमें हमारा एनिमल ट्रायल के बाद ह्यूमन ट्रायल करना है, तो परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, उसका नाम था INDA। क्या नाम था, INDA एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। और ये जो फॉर्म था हमने FDA को सबमिट करा था। ये सारी कहानी आपको याद होगी क्योंकि हम लास्ट लेक्चर से यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमें ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मिली और वी कैन से क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन मिली, हमने अच्छे से क्लिनिकल ट्रायल किया। क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद हमें हमारे ड्रग को मार्केट में लॉन्च करना है। तो मार्केट में लॉन्च करने के लिए जो भी क्लिनिकल ट्रायल का आपका डेटा आया था और जो भी आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल का डेटा आया था, उन सबको कंबाइन करके एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर दिया। उसका नाम था हमारा न्यू ड्रग अप्रूवल, NDA। ठीक है, उस NDA को हमने सबमिट कर दिया था FDA को। FDA के पास सारा सबमिशन जाता है, और जैसे ही FDA के पास गया, FDA रिव्यू करता है, चेक करता है। अगर कोई कमी होती है तो आपके जो मार्केट अप्रूवल है वो रोक देता है। ठीक है, और अगर कोई कमी नहीं होती है तो आपको अलाउ कर देता है कि आप मार्केट में ड्रग को सेल कर सकते हैं, मार्केट में ड्रग को लॉन्च कर सकते हैं। आपकी ड्रग एक बहुत ही अच्छी इनोवेटर ड्रग है। ठीक है, फिर हमने देखा था जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन में हमने क्या देखा था कि अगर कोई पेटेंट एक्सपायर हो जाता है किसी इनोवेटर ड्रग का 20 साल के बाद, तो कई तरह की कंपनियां जो होती है उसका फॉर्मूला यूज करके जेनरिक मेडिसिन बनाती है। और अगर जेनरिक मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च करना है तो उसके लिए भी फॉर्म होता है, उसका नाम होता है एब्रीविएटेड न्यू ड्रग अप्रूवल, और वी कैन से न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म। एब्रीविएटेड लगा देना बस आगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, ये जो ANDA का फॉर्म होता है ये भी आपका OGD रिव्यू करता है। कौन रिव्यू करता है, OGD, ऑफिसर ऑफ जेनरिक ड्रग। और CDER वगैरह रिव्यू करते हैं। फिर आपका फाइनली जो जेनरिक ड्रग है वो मार्केट में लॉन्च हो जाता है। ठीक है, और यही यूनिट 2 में हमने पढ़ा था रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस, मतलब कि जो सरकार है वो कैसे अप्रूव करती है, कितना टाइमलाइन देती है IND का, है ना। अलग अलग सरकारें होती हैं, जैसे अपना इंडिया की बात करूं तो CDS को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर आपके जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, फाइनली अप्रूव करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करते हैं, अच्छे से रिव्यू करते हैं। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है, आज के लेक्चर में ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो दवाई हमने बनाई, यूनिट 1 से हम दवाई बना रहे हैं। सबसे पहले हमने न्यू ड्रग डिस्कवरी करी, फिर ड्रग का डेवलपमेंट किया, फिर अप्रूवल प्रोसेस ली यूनिट 2 में। अब यूनिट 3 की कहानी कंटिन्यू करते हैं। हमने दवाई ली, मार्केट में लॉन्च करी, अप्रूवल लिया, सब कुछ कर लिया। अब ये जो दवाई है हम देश के बाहर भेजना चाहते हैं, किसी अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो टॉपिक का नाम देखो क्या है, प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, आइदर वो सिरप है, टेबलेट है, कैप्सूल है, कुछ भी आपने बनाया, पिल्स वगैरह जो भी आपने बनाया, उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अपनी कंट्री से बाहर वाली कंट्री में भेजना चाहते हो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम और क्या क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले यूनिट 3 में हम स्टडी करेंगे प्रोसीजर
अगर हमें हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, किसी अदर कंट्री में भेजना है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले तो वो हम डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ड्रग को या फिर ड्रग को इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद है ड्रग मास्टर फाइल। अब नाम से पता लग रहा, ड्रग की मास्टर फाइल मतलब यहां पर ड्रग का सारा हिसाब होगा, सारा अता पता होगा कि ड्रग मैन्युफैक्चर कैसे हुई, पैकेजिंग कैसे हुई, ड्रग के अंदर बाइंडर कौन सा है, एक्सिपेंट कौन सा यूज किया, कौन सा कलर है, कौन सा फ्लेवर है, कौन सा प्रिजर्वेटिव है, सब कुछ। ड्रग की ABCD, ड्रग में कौन सा बल्किंग एजेंट मिलाया, सारी चीजें आपको इस ड्रग मास्टर फाइल में बतानी होती है, चाहे वो CMC इंफॉर्मेशन हो या फिर नॉन CMC इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, आगे देखेंगे CMC नॉन CMC में क्या फर्क है, पर अभी आप इतना याद रखिए कि जो भी ड्रग मास्टर फाइल होता है उसमें ड्रग की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी पैकेजिंग, उसकी लेबलिंग, ड्रग की कैसे करी गई, ड्रग में कौन सा बाइंडर है, कौन सा एक्सिपेंट है, कौन सा प्रिजर्वेटिव है, कौन सी प्रोसेस से बनाया गया, ग्रेनुलेशन, कौन सा ग्रेनुलेशन ड्राई या वेट, फ्लेवर, कलर, प्रिजर्वेटिव, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ ड्रग से रिलेटेड पूरी कुंडली, ड्रग की शेल्फ लाइफ, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ आपको ड्रग मास्टर फाइल में मिलेगा। अब ये जो ड्रग मास्टर फाइल होती है, इसमें सारी प्रॉपर्टी होती है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ड्रग की, फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ड्रग की, टॉक्सिसिटी, है ना, Cmax, Tmax, एरिया अंडर द कर्व, जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी किसमें होती है, आपके ड्रग मास्टर फाइल में होती है। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं खड़ा हूं और मुझे अपने प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद क्लिनिकल ट्रायल करने हैं। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल करा। अब मेरे प्री क्लिनिकल ट्रायल अच्छे हो गए और मुझे जाना है क्लिनिकल ट्रायल पे। तो क्लिनिकल ट्रायल पे जाने के लिए मुझे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है वो है INDA, आप सभी को पता है अब तो, है ना। तो INDA के साथ मुझे ड्रग मास्टर फाइल भी अटैच करनी होती है कि भैया ड्रग की क्या क्या एक्टिविटी रही, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ड्रग के साइड इफेक्ट, ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट, ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑनसेट ऑफ एक्शन, पोटेंसी, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी, जो भी ड्रग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी अटैच करनी पड़ेगी, तभी एप्लीकेशन फॉर्म मेरा अप्रूव होगा। अब ध्यान से सुनना, या तो आप ड्रग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो INDA में खुद फिल कर दो, और अगर आप इसमें फिल नहीं कर रहे तो अलग से DMF दे दो साथ में कि ये ड्रग मास्टर फाइल, इसमें ड्रग की सारी जानकारी है। क्लियर। और अब आपने क्लिनिकल ट्रायल कर लिया, क्लिनिकल ट्रायल के बाद अब आपको ड्रग कहां भेजनी है, मार्केट में भेजनी है ना। तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्म फिल करोगे, आप भरोगे NDA। क्या भरोगे, NDA। तो NDA में क्या होता है, न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस का फॉर्म होता है। अब या तो इस फॉर्म के साथ सारी चीजें जोड़ दो ड्रग की, है ना, और अगर आप नहीं जोड़ पा रहे तो अलग से DMF दे दो कि भैया क्लिनिकल ट्रायल में क्या क्या रिजल्ट आए, फेज 0 में, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो हम ये देख रहे हैं कि नॉन क्लिनिकल से क्लिनिकल जाने में और क्लिनिकल से मार्केट के लॉन्च तक जाने में DMF एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये होना तो चाहिए ही चाहिए, ड्रग की सारी कुंडली हमें पता होनी चाहिए। तो DMF समझ में आ गया, चाहे प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल जाओ, चाहे क्लिनिकल से मार्केट में जाओ, DMF तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आता है आपका CTD, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। DMF से क्वेश्चन बनेगा 100%। CTD वर्सेस ECTD, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि CTD और ECTD में क्या फर्क है, तो दोनों पढ़ लेंगे, दोनों लिख देंगे, बात खत्म। अब देखो CTD का मतलब क्या होता है, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है। CTD और कुछ भी नहीं है, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, INDA, NDA, तो ये सारे CTD फॉर्मेट में होते हैं। जैसे आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जैसे बैंक का कोई फॉर्म है, सबसे ऊपर लिखा है नाम, फिर एज, है ना, फिर आपका सेक्स, जेंडर वगैरह सब कुछ पूछते हैं, वो मोबाइल नंबर, जीमेल ID सब कुछ। वैसे ही जो वो फॉर्मेट होता है वैसे ही एक फॉर्मेट होता है CTD। तो जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, आइदर INDA, आइदर NDA, आइदर BLA, आइदर
ANDA, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं CTD फॉर्मेट में होने चाहिए। ये फॉर्मेट बहुत ही बेस्ट होता है और ये फॉर्मेट यूज भी होता है। उसके बाद ECTD, CTD का फुल फॉर्म तो सेम है, कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब यहां पर हम PDF बनाएंगे। यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, लो सर डॉक्यूमेंट, है ना, जैसे आप सबमिशन करते हो ना आपकी प्रैक्टिकल फाइल का जो किसी काम की नहीं होती बेचारी, या फिर आपके असाइनमेंट का जो एक रात पहले बनाते हो, तो वैसे ही हमें क्या करना है, सबमिशन करना है यहाँ पर फिजिकली के लो सर, है ना, वो हो गया CTD। अब ECTD का क्या फायदा है, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक PDF फॉर्मेट, जो लॉकडाउन में चला था ना, PDF में सेंड कर रहे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मजे चल रहे हैं, इधर से कॉपी किया ChatGPT से या फिर हमने WhatsApp AI, मेटा AI कहीं से भी कॉपी करा, इधर पेस्ट करा, PDF बनाई, सेंड। तो वही वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। क्लियर है। उसके बाद है आपका एक और फॉर्मेट जिसका नाम है एशियन कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। अब ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम एशियन वाला भी, क्योंकि यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। तो सिलेबस देख लो एक बार, मैं सांस ले लेता हूं फिर सिलेबस डिस्कस करते अपन, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या देखना है, प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको किस तरह से हम एक्सपोर्ट करें, बाहर के देश में भेजें, सबसे पहले उसका प्रोसीजर देखना है। उसके बाद है आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं शिपिंग में वगैरह वगैरह, जितने भी डॉक्यूमेंट लगते हैं जाने में, शिपिंग में, कस्टम क्लियरेंस में, वो सारे डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। फिर ड्रग मास्टर फाइल क्या होती है, ड्रग की सारी कुंडली होती है, चाहे आप प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल में जाओ, क्लिनिकल से आप मार्केटेड अप्रूवल में जाओ, आपको हर जगह DMF सबमिट करना होता है, या DMF का जो भी डाटा है वो एप्लीकेशन फॉर्म में डाल के सबमिट करना होता है। उसके बाद CTD कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ये एक तरह का फॉर्मेट होता है जिसमें सारे एप्लीकेशन फॉर्म इसी फॉर्मेट में रहते हैं। फिर ECTD का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि है तो CTD पर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि PDF वाला। फिर एशियन कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, या फिर आप बोल लीजिए ASEAN कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इसको भी अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। ये भी एक तरह का CTD फॉर्मेट ही है, इसको भी कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्या क्या इसमें होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। देखो एक बात और बताता हूँ, ये जो हम CTD पढ़ रहे हैं, CTD पढ़ रहे हैं, है ना, ASEAN CTD पढ़ रहे हैं, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, चाहे वो आपका INDA है, NDA है, ANDA है, ठीक है, BLA है, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में जाए। अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर फॉर्मेट में जाएगा तो रिव्यू करने वाला खुश होकर रिव्यू करेगा कि हाँ ठीक है, सारा सब कुछ प्रॉपर है, ठीक है, अप्रूव। और वहीं अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूं, कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां, तो ये बेचारा हो जाएगा गुस्सा, डिनाइड। तो अप्रूवल के चांसेस भी बढ़ते हैं ना, अगर आप अच्छे से फिल करोगे तो ऑब्वियसली, सीधी सी बात है। तो भैया एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कर रहे हैं वो एकदम तहजीब से, एकदम अच्छे से, क्योंकि लाखों रुपए लगे हैं, करोड़ों रुपए लगे हैं, और उसके बाद आपका 12-15 साल लगा है, ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, इनोवेटर ड्रग है, तो ठीक है। तो जो भी हम सबमिट कर रहे हैं एक प्रॉपर लहजे से, एक अच्छे से हम सबमिट करें, उसके लिए CTD एशियन, है ना। चलो तो सबसे पहले देखेंगे प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको हमें बाहर भेजना है, ठीक है सर, बाहर तो भेज देंगे, पर बाहर भेजने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए, हमें परमिट चाहिए, हमें अप्रूवल चाहिए सरकार की। सरकार जी हम ये जो हमारी ड्रग है क्या बाहर भेज सकते हैं, तो लाइसेंस चाहिए, अप्रूवल चाहिए, परमिट चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, सिडिस्को रेगुलेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि चाहे आपको एक्सपोर्ट करना हो, चाहे आपको इंपोर्ट करना हो, चाहे आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, चाहे आपको ड्रग को सेल करना हो, चाहे आपको प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल की तरफ जाना हो, क्लिनिकल से आपके मार्केटेड अप्रूवल की तरफ जाना हो, आपको हर जगह FDA और सिडिस्को का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मैंने बताया था। मैंने आपको बोला था
कि एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में, सेलिंग में, क्लिनिकल से मार्केटेड की तरफ, प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल की तरफ, इन सभी में सिडिस्को और एफडीए का अप्रूवल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब अप्रूवल होता है तभी ड्रग जो है मार्केट में लॉन्च होती है, सेल होती है, एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है। तो सिडिस्को का मतलब है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये रेगुलेट करता है आपके एक्सपोर्ट को। जो आप करना चाह रहे हैं ना, आप ड्रग का एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि मैंने ये ड्रग बना लिया, अब मैं इसे चाहता हूं कि बाहर एक्सपोर्ट कर दूं, तो जो भी आप ड्रग का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है? आपका सिडिस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास परमिट होना चाहिए अगर आप ड्रग को एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई फॉर IEC। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, है ना, मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बहुत बड़ी, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ये फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म मैंने बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि इस फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को मैं बाहर की कंपनी में या बाहर के देश में या किसी बाहर इंपोर्टर एक्सपोर्टर को भेज दूँ, है ना, सेल आउट कर दूं। मेरा प्रोडक्ट बाहर भी जाना चाहिए, अदर कंट्री में भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस। फिर क्या होना चाहिए? परमिट। फिर क्या होना चाहिए? सिडिस्को से अप्रूवल। ये तो छोटी मोटी बात है। अब देखो, मेरे पास IEC भी होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। उसके बाद कॉन्टेक्ट द एक्सपोर्टर ऑफ द कंट्री। मुझे क्या करना है? जैसे मान लीजिए दूसरी कंट्री में मेरे को भेजना है, USA में मुझे भेजना है अपना ड्रग, तो मैं USA के एक्सपोर्टर को, जो वहां पे एक्सपोर्ट का काम करता है ना, उसको कॉन्टेक्ट करूंगा। कॉन्टेक्ट द एक्सपोर्टर ऑफ द कंट्री, जो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्टर है ना, उसको कॉन्टेक्ट करूंगा कि भैया आप हमारा माल चाहते हैं ना, तो उससे मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा। जो भी हमारे माल को इंपोर्ट कराना चाहता है उस एक्सपोर्टर को मैं कॉन्टेक्ट करूंगा। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या है? रजिस्टर योर प्रोडक्ट इन द कंट्री वेयर एक्सपोर्टिंग। जहां भी मैं अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए मैं USA में एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो वहां पर मेरा प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए। ये तीनों स्टेप याद हो गई। चलें आगे। सबसे पहले क्या है? IEC होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। सेकंड क्या है कि वहां का जो एक्सपोर्टर है उससे मुझे कांटेक्ट करना है, जिसको भी मैं ड्रग भेजने वाला हूं। थर्ड क्या है? रजिस्टर योर प्रोडक्ट इन द कंट्री वेयर एक्सपोर्टिंग। जहां भी मैं अपने माल को भेजने वाला हूं, अपने फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को भेजने वाला हूं, वो प्रोडक्ट जो मैं भेजने वाला हूं वो उस कंट्री में क्या होना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद अप्रूवल फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम DCGI। सिडिस्को में कौन बैठते हैं? हमारे DCGI बैठते हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इनसे अप्रूवल चाहिए, तो DCGI से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। ठीक है, लाइन से देखते जाओ। सबसे पहले क्या बनाना है? IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। फिर क्या करना है? एक्सपोर्टर को कांटेक्ट करना है। फिर क्या करना है? आप जो प्रोडक्ट भेज रहे हो वो आपका रजिस्टर होना चाहिए सामने वाली कंट्री में। फिर क्या करना है? अप्रूवल लेना है आपको DCGI से, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। फिर फाइनली सब अप्रूवल हो गया, कांटेक्ट कर लिया, वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया, जिस कंट्री में आप भेजना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट को, सब कुछ हो गया। तो फाइनलाइज शिपिंग मेथड, कि आप किस मेथड से भेजना चाहेंगे? आप वाटर से भेजना चाहेंगे, एयर से भेजना चाहेंगे, किस मेथड से आप भेजना चाहेंगे, किस मेथड से आप शिपिंग करना चाहेंगे, आपके माल को किस मेथड से आप भेजना चाहेंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है आपका। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। ये इंपोर्ट के प्रोसीजर है। IEC होना चाहिए, एक्सपोर्टर को कांटेक्ट कर लो, रजिस्टर करो अपना प्रोडक्ट उस कंट्री में, DCGI से अप्रूवल ले लो, और वीकेंड से सिडिस्को से अप्रूवल ले लो, फाइनलाइज करो शिपिंग मेथड क्या है, एयर, वाटर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक परचेस ऑर्डर आता है, रिसीव परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर में क्या होता है? सारे आइटम होते हैं कि ये मैं इतना भेज रहा हूँ, ये मैं इतनी क्वांटिटी में भेज रहा हूँ, ये मैं इतनी क्वांटिटी में भेज रहा हूँ, और इसका इतना 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 प्राइस है। तो कंटेन लिस्ट ऑफ आइटम, जो भी आइटम मैं भेज रहा हूँ वो सारे आइटम इसमें रहते हैं। जो भी खरीदने वाला खरीद रहा है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी रहती है, उसकी प्राइस रहती है, उसकी पेमेंट रहती है, इतने अमाउंट में ये वाला जा रहा है, इतने अमाउंट में ये वाला जा रहा है, पूरा एक परचेस ऑर्डर बनता है। आपको पता है ये परचेस ऑर्डर बनता है, बहुत ही कॉमन है। फिर है प्रिपरेशन ऑफ कमर्शियल इनवॉइस। एक कमर्शियल इनवॉइस जनरेट होता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। Commercial invoice is one of the most important documentation in international trade. कौन इश्यू करता है? जो सेलर है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं हमारी ड्रग को दूसरी कंट्री में भेजना चाह रहा हूं, तो मैं कौन हूं? सेलर। तो मैं इश्यू करूंगा, मैं रिलीज करूंगा इसको, किसको? कमर्शियल इनवॉइस को। तो कमर्शियल इनवॉइस कौन रिलीज करता है? सेलर रिलीज करता है। और किसके लिए रिलीज करता है? जो सामने बायर है ना दूसरी कंट्री में, उसके लिए रिलीज करता है। तो इश्यूड बाय सेलर टू बायर।
इट सर्व एज अ प्रूफ ऑफ सेल बिटवीन बायर एंड सेलर। ये किस तरह से काम करता है, ये जो आपका कमर्शियल इनवॉइस है ना, ये कमर्शियल इनवॉइस का डॉक्यूमेंट जो है एक तरह का प्रूफ है कि मुझ में और सामने वाली पार्टी में डीलिंग हुई है और यहाँ पर हमने माल एक्सचेंज किया है, मैंने माल भेजा है, वहां से मुझे पैसा आएगा। ये एक तरह का प्रूफ है, जो भी बिजनेस हो रहा है उसका एक प्रूफ है बायर सेलर के बीच में उसे कहते हैं कमर्शियल इनवॉइस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। रिसीव परचेस ऑर्डर में सारी लिस्ट रहेगी, कौन कौन से ऑर्डर आपने लिए, उसकी कितनी क्वांटिटी ली और कितना पेमेंट है, सब कुछ। फिर कमर्शियल इनवॉइस में क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड इशूड बाय सेलर टू बायर, इट सर्व एज अ प्रूफ ऑफ सेल बिटवीन बायर एंड सेलर। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना। ठीक है, ये मैं साइन कर देता हूं कॉन्ट्रैक्ट को। तो जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए, फर्दर अब क्या होगा, कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। कस्टम क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा आइटम है, जो भी मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, जो भी मेरा फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, वो मैंने बना के तैयार कर लिया, सारी चीजें हो गई, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अब इसको मुझे बॉर्डर को क्रॉस कराना है, दूसरी कंट्री में भेजना है। तो इसकी प्रॉपर चेकिंग होगी कि मैं कुछ इलीगल तो नहीं भेज रहा, कुछ स्प्यूरियस तो नहीं भेज रहा, कुछ मिसमैच तो नहीं भेज रहा, जो लिखा है वही भेज रहा हूं ना, क्वांटिटी कम ज्यादा तो नहीं भेज रहा। एकदम प्रॉपर चेकिंग होगी, प्रॉपर ये देखेंगे कि सारी चीजें लीगल है या नहीं। अगर सारी चीजें लीगल होती है तो ये अप्रूव कर देंगे और आपका माल जो है आपकी बॉर्डर से निकलकर दूसरे देश में पहुंच जाएगा। तो कस्टम क्लियरेंस उसे कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, सबसे पहले आप छोटी मोटी बातों से स्टार्ट करना, और आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी ड्रग को एक्सपोर्ट करना है ना, बाहर भेजना है, तो वो ड्रग जो है स्प्यूरियस नहीं होनी चाहिए, एडल्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, मिस ब्रांडेड नहीं होनी चाहिए, मतलब कि घटिया क्वालिटी की, है ना। एडल्ट्रेट मतलब कि खराब नहीं होनी चाहिए, मिस ब्रांडेड मतलब कि हमें सामने वाले के साथ धोखा नहीं करना है ना। और वो जो ड्रग है वो सामने वाली कंट्री में रजिस्टर भी होनी चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए, और हमारी ड्रग सामने वाली कंट्री में रजिस्टर होने चाहिए। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप पहले भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप बोलना लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, सिडिस्को से अप्रूवल चाहिए। फिर आप आगे कहानी शुरू करना, प्रोसीजर में सीरीज वाइज प्रोसीजर लिखना, और आपका आंसर बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा फिर। ठीक है, फिर उसके बाद टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। तो बस जितना जितना जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उतना उतना वैसे वैसे आपको याद रखना है। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, सबसे पहले होता है शिपिंग डॉक्यूमेंट। शिपिंग डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्टिंग मीडियम क्या है आपका, वाटर है, एयर है, ठीक है, जो भी आपका एक्सपोर्टिंग मीडियम होता है। नाम से पता लग रहा है शिपिंग करनी है, प्रोडक्ट को शिप करना है। तो एक्सपोर्टिंग मीडियम क्या है, आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो किस मीडियम से करेंगे। एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। 3 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपोर्टिंग फार्मास्यूटिकल फिनिश प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपको 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाने हैं। एक सेट जाएगा आपके एडीसी के पास, मतलब एडिशनल ड्रग कंट्रोलर के पास, एक जाएगा बैंक के पास, और एक जाएगा बायर के पास। ठीक है, बायर जो खरीद रहा है, ठीक है, जो बाय कर रहा है। तो 3 सेट बनाने हैं, किस किस के पास जाएंगे, एक तो जाएगा एडिशनल ड्रग कंट्रोलर के पास, एक जाएगा बैंक के पास, एक जाएगा बायर के पास। 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर फॉर एक्सपोर्टिंग फार्मास्यूटिकल फिनिश प्रोडक्ट। जो भी आपका फार्मास्यूटिकल फिनिश प्रोडक्ट है, अगर आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके 3 सेट ऑफ पेयर बनाइए। सबसे पहले एक जाएगा एडीसी, एक जाएगा बैंक, और एक जाएगा सामने वाले बायर के पास। फिर आता है आपका प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, सबसे पहले इसमें होता है कमर्शियल इनवॉइस, जो भी बिल होता है, बिलिंग वगैरह वो तो होती ही है। फिर आती है पैकिंग लिस्ट। हियर वी यूज कोड टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट इनसाइड बॉक्स। अब जैसे मान लीजिए मैंने अलग अलग बॉक्स लिए, ठीक है, मैंने बोला इस बॉक्स को ए, इसको बी, इसको सी। मैंने बोला ए में है पैरासीटामोल, बी में कुछ और है, सी में कुछ और है। अगर मैं बोलूंगा ए तो मैं समझ जाऊंगा कि ए में क्या है, पैरासीटामोल। तो वैसे यहाँ पे लिखा है हियर वी यूज कोड्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, फिर है आपका बिल ऑफ लेडिंग, वन ऑफ द क्रूशियल डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। जो होता है बिल ऑफ लेडिंग, ये बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको आपके माल का आयात निर्यात करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो उस कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ लेडिंग। फिर होता है फॉर्म ई, या फिर आप कह सकते हैं ई फॉर्म। इसको कहते हैं
एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, क्या कहते हैं बच्चों, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म यूज फॉर एक्सपोर्ट पर्पस। ड्रग को एक्सपोर्ट करने के लिए एक होना चाहिए फॉर्म ई, और वी कैन से ई फॉर्म एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पॉलिसी वगैरह होता है, इंश्योरेंस होता ही है, और एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मतलब कि ये एक इस तरह का डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि मैंने पीसीएम बनाई और आपको मैं भेजने वाला हूँ, है ना, तो मैंने कहाँ पर बनाई, किस जगह बनाई, क्या मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, क्या ओरिजिन है, वो सारा इसमें होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में, ठीक है। तो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले क्या लिखना है, शिपिंग डॉक्यूमेंट, फिर क्या लिखना है, प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, फिर और भी कई तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट फॉर बैंक। अब बैंक के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले हो गया कमर्शियल इनवॉइस, फिर हो गया पैकेजिंग लिस्ट, फिर हो गया सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये तो देखो पुरानी ही है, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पैकिंग लिस्ट, है ना। फिर हो गया आपका कॉपीज ऑफ प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, शॉर्ट में बोलते हैं पीआरसी, पीआरसी की कॉपी लगती है। फिर GD1 मतलब कि गुड डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट होता है। फिर बिल ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है कि किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आपने शेयर किया, लैंड, शिपिंग करी, एयरवेज। फिर कॉपी ऑफ इंश्योरेंस बिल, तो ये सारा डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करना होता है। कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कॉपीज ऑफ प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, गुड डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं GD1, बिल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयरवेज, शिपिंग, लैंड, जो भी आपने ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज किया है, चूज करा है, और फिर लास्ट में है कॉपीज ऑफ इंश्योरेंस बिल, ठीक है। ये सारे आपको याद होने चाहिए। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन अगर 5 मार्क्स में आते हैं तो आपको लिखना आना चाहिए कि टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या क्या लिखना है, शिपिंग डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट फॉर बैंक, फिर आगे आपका रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट। देखो इसमें आता है कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, फॉर्म ए, समरी रिपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, जो भी समरी रिपोर्ट होती है वो, फिर कॉपीज ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं उसकी कॉपी, फिर फॉर्म ई, अभी हमने पढ़ा ना, ई फॉर्म एक्सपोर्ट फॉर्म, फिर अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट, फिर एनओसी की कॉपी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कॉपीज होती है, ये जाएगी रेगुलेटरी में। अब डॉक्यूमेंट फॉर बायर, जो सामने वाला जो खरीद रहा है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है, देखो यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट है। रेगुलेटरी मतलब सरकार के लिए क्या है, बैंक के लिए क्या है, जो खरीदने वाला है उसके लिए क्या है। तो खरीदने वाले के पास जाएंगे कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, फॉर्म ई, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और एनओसी की कॉपी, ये सब जाएगी बायर के पास। तो इनमें बहुत सारे पॉइंट सेम है, आप मैच कर सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ड्रग मास्टर फाइल पे। अभी ये हो गया आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। आई होप आपको टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, बहुत ही ईजी है। जो जो डॉक्यूमेंट है वो सब नाम लिखने हैं और वो आपको याद करने हैं, और कई सारे कॉमन भी है। फिर ड्रग मास्टर फाइल की बात करें तो ड्रग मास्टर फाइल हमने पहले ही देख लिया कि एक ड्रग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है कि ड्रग में एक्सिपिएंट कौन सा था, बाइंडर कौन सा था, पैकेजिंग कैसी है, लेबलिंग कैसी है, एडहेरेंट कौन सा यूज किया, प्रिजर्वेटर कौन सा है, एक्सेट्रा, मतलब कि स्टेबलाइजिंग एजेंट कौन सा है, कलर कौन सा है, फ्लेवर एजेंट कौन सा है, जो भी हमने यूज किया ना एक ड्रग में, जो भी एक्सिपिएंट यूज किए, जो भी हमने एडिशन करा उसमें, बल्किंग एजेंट यूज किया, प्रिजर्वेटिव, कलरेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, जो भी हमने यूज किया है उस सब की डिटेल, साथ ही साथ उस ड्रग ने प्री क्लिनिकल ट्रायल में क्या एक्शन दिया, क्या साइड इफेक्ट, क्या टॉक्सिक इफेक्ट, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्या पोटेंसी है, क्या बायोएबिलिटी है, कितनी बायोइक्विवेलेंस है, जो भी है, सी मैक्स, टी मैक्स, AUC, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, दुनिया भर की चीजें, लीथल इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, लीथल डोज, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, मिनिमम टॉलरेबल डोज, जो भी है, ठीक है, वो सारी चीजें होती है इसमें ड्रग मास्टर फाइल में। DMF मतलब कि ड्रग मास्टर फाइल कंटेन ऑल डिटेल अबाउट ड्रग से रिलेटेड सारी डिटेल रखता है। कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है सारी, मतलब कि गुप्त डिटेल होती है, गोपनीय डिटेल होती है ना। वो CMC डिटेल्स होती है और कुछ नॉन CMC डिटेल होती है। अब CMC नॉन CMC का मतलब क्या है, CMC का मतलब होता है केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और कंट्रोल। जो भी ड्रग की केमिस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंट्रोल के, उसके रेगुलेशन के जो प्रोसेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ नॉन CMC इंफॉर्मेशन भी होती है। नॉन CMC का मतलब होता है कि पैकेजिंग क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। CMC एंड नॉन CMC इंफॉर्मेशन से मिलकर बना होता है ड्रग मास्टर फाइल। तो ड्रग मास्टर फाइल में क्या क्या होता है, CMC इंफॉर्मेशन एज वेल एज नॉन CMC इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो,
DMF इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एंड सबमिटेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। मैंने आपको बोला ना, ठीक है। यहाँ पर देखो, प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल जाना है तो भी DMF चाहिए, क्लिनिकल से आपको मार्केट में जाना है तो भी DMF चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी। जो मैन्युफैक्चरर होता है, ये बंदा जो मैन्युफैक्चरर है, इसको FDA को जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है ना, जैसे NDA INDA जो भी एप्लीकेशन फॉर्म ये फिल कर रहा है, उसके साथ ये DMF का डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना अनिवार्य होता है, या फिर DMF की सारी जानकारी इसी फॉर्म के साथ सबमिट करनी अनिवार्य होती है, जरूरी होती है, क्योंकि FDA रिव्यू करता है, क्रॉस चेक करता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ DMF। अब देखो टाइप्स क्या है। सबसे पहला टाइप है प्लांट इंफॉर्मेशन। जो भी प्लांट है ना, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसकी इंफॉर्मेशन, ये होता है टाइप 1 DMF। टाइप 1 DMF। टाइप्स ऑफ DMF की बात करूं, ड्रग मास्टर फाइल के टाइप, तो सबसे पहला है टाइप 1, जिसमें होता है प्लांट की सारी इंफॉर्मेशन, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुई है, कि मैन्युफैक्चरिंग साइट कौन सी है, इक्विपमेंट की कैपेबिलिटीज क्या थी, ऑपरेशन लेआउट। ऑपरेशन लेआउट इज द अरेंजमेंट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, मेथड in a facility to create a product, or we can say to create a pharmaceutical product in continuous flow। मतलब कि ऑपरेशन लेआउट का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? पीपल्स का, वहां पे जो भी स्टाफ है, इक्विपमेंट है, मटेरियल है, मेथड है, उन सबका अरेंजमेंट। फिर होता है एक्चुअल साइट एड्रेस, कहां पर है ये। तो DMF में सबसे पहले टाइप्स देख रहे हैं। टाइप्स में सबसे पहला टाइप है टाइप 1। टाइप 1 DMF का मतलब है कि जो भी प्लांट था आपका, उसकी इंफॉर्मेशन, जहां पर भी आपने मैन्युफैक्चरिंग करी है, कि मैन्युफैक्चरिंग साइट कौन सी है, इक्विपमेंट कौन से हैं, ऑपरेशन लेआउट क्या है, एक्चुअल साइट एड्रेस क्या है, ये टाइप 1 DMF में आता है। उसके बाद आता है टाइप 2 DMF, इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग सब्सटेंस। ड्रग सब्सटेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, या फिर इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन, या फिर ड्रग सब्सटेंस और कौन से मटेरियल यूज करे उसकी इंफॉर्मेशन। ड्रग की इंफॉर्मेशन, इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन, और ड्रग सब्सटेंस और कौन से मटेरियल यूज करे उसकी इंफॉर्मेशन आती है टाइप 2 में। टाइप 1 में किसकी इंफॉर्मेशन आती है? प्लांट की, जहां पर बनाया। टाइप 2 में क्या आती है? ड्रग और उससे रिलेटेड मटेरियल और इंटरमीडिएट की। ये देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, वैलिडेशन, स्टेबिलिटी डाटा, इम्प्योरिटी, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ड्रग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, वैलिडेशन, स्टेबिलिटी डेटा, इम्प्योरिटीज, पैकेजिंग, लेबलिंग, वो सारी आती है टाइप 2 DMF में। उसके बाद है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर एंड कंट्रोल फॉर फिनिश्ड डोजेस फॉर्म। अब देखो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर था और जो भी कंट्रोल्स वगैरह होते हैं कि ये प्रोहिबिटेड है, ये ऐसा है, वो वैसा है, जो भी कंट्रोल्स वगैरह होते हैं, वो सारे देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर एंड कंट्रोल फॉर फिनिश डोजेस फॉर्म। कंट्रोल का मतलब क्या है? रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट टू अवॉइड मिसयूज। मिसयूज से बचने के लिए जो भी रेगुलेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उसको कह रहे हैं आप कंट्रोल। शुड बी सबमिटेड इन IND, NDA और ANDA और एक्सपोर्ट एप्लीकेशन। मतलब कि इनमें सबमिट होना चाहिए। जो भी अभी तक हमने पढ़ा DMF, ड्रग मास्टर फाइल, टाइप 1 DMF, टाइप 2 DMF, जो भी हमने अभी तक पढ़ा, वो किस में सबमिट होना चाहिए? इन एप्लीकेशन फॉर्म में। पर अगर, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपने इन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इसको सबमिट नहीं करा DMF को, तो आप अलग से सबमिट कर सकते हैं। इफ कैन नॉट बी सबमिटेड टू अबाउट डॉक्यूमेंट लाइक IND, NDA, ANDA, इट शुड बी सबमिटेड इन अ ड्रग मास्टर फाइल। सीधी सी बात है। तो वैसे तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर की, कंट्रोल वगैरह की, ड्रग की, तो ये सारी एप्लीकेशन फॉर्म में होनी चाहिए। पर अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में इन्हें सबमिट नहीं करी, तो DMF के साथ आप इन्हें सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद और भी DMF है, जैसे टाइप 3। टाइप 3 में क्या है? पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड सारी बातें, कंपोनेंट क्या है उसका, कंपोजिशन क्या है, टॉक्सिकोलॉजिकल डाटा वगैरह। फिर टाइप 4। टाइप 4 में आगे एक्सिपिएंट, ड्रग से रिलेटेड जितने भी एक्सिपिएंट होते हैं, जैसे कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, एसेंस, प्रिजर्वेटिव, जो भी मटेरियल यूज किया आपने प्रिपरेशन में, वो आता है टाइप 4 DMF में। टाइप 4 में क्या आएगा? एक्सिपिएंट। फिर आता है टाइप 5, FDA एक्सेप्टेड रेफरेंस इंफॉर्मेशन, अदर मिसलेनियस इंफॉर्मेशन जो कि आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में नहीं दी, ऐसी इंफॉर्मेशन जो भी आती है वो आती है टाइप 5 में। तो ऐसे लिख देना, मिसलेनियस इंफॉर्मेशन आती है टाइप 5 में। तो हमने क्या देखा? हमने देखा DMF क्या होता है, अच्छे से हमने देखा कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ DMF, टाइप 1,
प्लांट इन्फॉर्मेशन। टाइप 2 जहाँ पे ड्रग सब्सटेंस, इंटरमीडिएट, ड्रग सब्सटेंस, मटेरियल के बारे में लिखा है, सारी चीज़ें देखी। उसके बाद है टाइप 3 पैकेजिंग मटेरियल के लिए, टाइप 4 एक्सिपिएंट के लिए, और टाइप 5 क्या होता है कि 1 2 3 4 में जो नहीं है वो टाइप 5 में है, मिसलेनियस वाले। उसके बाद आगे चलते हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। तो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इट इज ए कॉमन फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको INDA एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, चाहे आप ANDA एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, चाहे आप NDA एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, कोई सा भी एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करें, उसमें आपको जो कॉमन फॉर्मेट यूज करना है उसको कहते हैं CTD। सो CTD इज कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इट इज ए कॉमन फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। कॉमन फॉर्मेट है, चाहे कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो, उसके लिए कॉमन फॉर्मेट कौन सा होता है? CTD। ऑल द एप्लीकेशन, ईदर इट इज फॉर ड्रग अप्रूवल और ईदर इट इज फॉर मार्केटिंग ऑफ द ड्रग, आर रिटर्न इन CTD फॉर्मेट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि चाहे ड्रग का अप्रूवल लेना है, चाहे ड्रग को मार्केट में भेजना है, चाहे आपको जेनरिक ड्रग को मार्केट में भेजना है, सभी के लिए, सभी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो पैटर्न फॉलो होता है, जो फॉर्मेट फॉलो होता है, वो होता है CTD। ठीक है, CTD एप्लीकेशन सबमिटेड टू रेगुलेटरी बॉडी। ऑब्वियसली CTD क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, ये तो हमें पता लग गया कॉमन फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन, है ना। अब CTD के लिए कुछ अच्छी बात है। CTD इज ए सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन। What is CTD? It is a set of specification. It is a international agreement format. तारीफ है, देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, इट इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन, इट इज अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर्मेट यूज्ड इन यूरोप, जापान एंड US। जैसा जैसा बता रहा हूं, एक एक लाइन बता रहा हूं, वैसे वैसे याद रखना है, लाइन टू लाइन याद रखना है, अगर नंबर चाहिए तो, पूरे नंबर चाहिए तो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इट इज अ कॉमन फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। कोई सा भी एप्लीकेशन फॉर्म हो, INDA, NDA, BLA, ANDA, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हो, सभी किस फॉर्मेट में रहेंगे? आपके CTD फॉर्मेट में रहेंगे। उसके बाद क्या लिखा है कि ये जो CTD फॉर्मेट का एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली ये रेगुलेटरी बॉडी मतलब FDA, CDS कोई सबमिट होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि CTD एक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, याद हो गया, CTD इज अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन। CTD इज अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर्मेट, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर्मेट है। और कहां कहां पर यूज करते हैं? यूरोप में, जापान में, US में, सब जगह यूज करते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। इन 2002 CTD जो है उसने कोलैबोरेट किया था ICH के साथ। CTD कोलैबोरेट विथ ICH। ठीक है, 2002 में हुआ था, यहां तक क्लियर है। अब 2004 में क्या हुआ था कि जो आपका TGA है, मतलब कि थेरेपेटिक गुड एप्लीकेशन, उसने इस CTD ICH की कॉमन गाइडलाइन को एक्सेप्ट कर लिया था। वापस सुनो, 2002 में क्या हुआ था, CTD जो था उसने कोलैबोरेट किया था ICH के साथ। अब ये CTD है, ये CTD है, ये ICH है, इन दोनों ने कोलैबोरेट कर लिया कब? 2002 में। और उन्होंने निकाली कुछ कॉमन गाइडलाइन। ये क्या है? कॉमन गाइडलाइन। CTD ICH इन दोनों ने कोलैबोरेट किया 2002 में, इन्होंने निकाली कॉमन गाइडलाइन। उस कॉमन गाइडलाइन को 2004 में TGA ने एक्सेप्ट कर लिया। TGA मतलब थेरेपेटिक गुड एप्लीकेशन ने एक्सेप्ट कर लिया CTD ICH की कॉमन गाइडलाइंस को 2004 में। आगे चलते हैं, एम ऑफ CTD पूछा है, तो अभी तक यहां तक क्लियर हुआ। CTD की सारी डेफिनेशन, लाइन वगैरह सब कुछ क्लियर होनी चाहिए कि ये कॉमन फॉर्मेट होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म होती है CTD की, जैसे मान लीजिए INDA, NDA, ANDA, BLA, वो सारी CTD फॉर्मेट में ही होती है। CTD फॉर्मेट में जो एप्लीकेशन होती है वो रेगुलेटरी बॉडी को सबमिट होती है। फिर CTD क्या है? एक सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन है। इट इज अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर्मेट यूज्ड इन यूरोप, जापान, US। इन 2002 CTD कोलैबोरेट विद ICH। 2004 में जो इनकी कॉमन गाइडलाइन थी CTD और ICH की, इसको TGA ने अप्रूव कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बाद CTD क्यों बनाया गया? जैसे मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने एक फॉर्म फिल किया। अब जो भी मैं फॉर्म फिल करूंगा उसको मैं CTD फॉर्मेट में फिल करूंगा, तो मुझे बहुत आसानी होगी। अगर आपके पास फॉर्मेट लिखा रहता है, जैसे नाम तो आप लिख दोगे नाम, एज तो आप लिख दोगे एज, कितने साल की हो वो लिख दिया आपने, जेंडर आपने लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, मेल ID लिख दी। ऐसे करते करते जो भी आपसे पूछा है, माता का नाम, पिता का नाम, आप भरते जाओगे, फिल करते जाओगे।
कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। वैसे ही एक फॉर्मेट आपके पास है तो उस फॉर्मेट में आपको लिखना है, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। जो मैन्युफैक्चरर है जो अप्रूवल चाहता है, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल का चाहे, चाहे वो जनरिक ड्रग का चाहे, चाहे वो फिर मार्केटिंग ऑफ द इनोवेटर ड्रग चाहे, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे को ये सब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉमन फॉर्मेट का यूज करूंगा। अब सामने जिसके पास वो जा रहा है, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया एफडीए को, एफडीए ने एप्लीकेशन फॉर्म ले लिया, अब एफडीए आराम से चेक करेगा, क्यों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर फॉर्मेट है, चेक करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, रिव्यू करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से काम चलता है। तो यही है हमें, फॉर कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फॉर मार्केटिंग अप्रूवल ऑफ ड्रग वी हैव ए कॉमन फॉर्मेट, सो इट रिड्यूस द टाइम एंड रिसोर्सेस। ऑब्वियसली समय बचा, रिसोर्स बचे। अभी मैं परेशान होता कि यार कैसे करूं, क्या करूं, क्या क्या सबमिट करूं, क्या ना करूं, एक फॉर्मेट है तो आराम से कर दूंगा, तो समय बचा, रिसोर्सेज बचे। साथ ही साथ फॉर सीटीडी डॉक्यूमेंटेशन एक A4 साइज पेपर रिक्वायर्ड होता है यूरोप और जापान में। अगर मैं यूरोप की बात करूं या मैं जापान की बात करूं तो सीटीडी के लिए A4 साइज पेपर चाहिए। वहीं अगर मैं आपके यूएस की बात करूं तो वहां पर 8.5 इंटू 11 इंच का पेपर होना चाहिए। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग पेपर की साइज है। A4 पेपर की साइज कहाँ पर है, आपके आपके यूरोप में, आपके जापान में A4 पेपर की साइज रिक्वायर्ड होती है सीटीडी डॉक्यूमेंटेशन के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ यूएस में, तो यूएस में चाहिए 8.5 इंटू 11 इंच पेपर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है। अब देखो बच्चों जैसी बातें, देखो ध्यान से सुनना। जो हमारी कॉपी होती है ना, इसको भी हटा दो एक सेकेंड, ये हमारी सपोज स्पाइरल नोटबुक है। अब हम क्या देखते हैं कि हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के लिखते हैं। ये जो लेफ्ट साइड है ना मेरा, इसमें मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के लिखूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग होगी, है ना। तो वही लिखा है कि बाइंडिंग होने की वजह से हमारे शब्द कटे फटे ना, इसलिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड से मार्जिन ज्यादा छोड़ के लिखो। लेफ्ट हैंड मार्जिन मस्ट बी मोर enough as compared to right hand margin because during binding the words are cut, visibility affected। सीधी सी बात है, ऑब्वियसली एक अनपढ़ को भी समझ में आनी चाहिए। छोटी सी बात है कि भैया ये हमारी नोटबुक है और हम यहाँ पे अगर बाइंडिंग करा रहे हैं, स्पाइरल बाइंडिंग इस पे हो रही है, तो मुझे यहाँ से लिखना शुरू करना चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर से लिखूंगा तो स्पाइरल के दौरान ये वर्ड जो है कट जाएगा, अनविजिबल हो जाएगा, क्लियर विजिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ज्यादा मार्जिन होना चाहिए और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के फिर हम स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, बहुत इजी सी बात थी। चलिए, उसके बाद लिखा है सो टू प्रिवेंट दिस लेफ्ट हैंड मार्जिन मस्ट बी मोर, ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहां पर फॉन्ट कैसा यूज होता है? फॉन्ट यूज होता है टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट का साइज होता है 12 और नंबर मस्ट बी मेंशन ऑन एवरी पेज। जो भी हम पेज लिखे जा रहे हैं उस पर पेज नंबर मेंशन हो, 1 2, इस तरह से पेज नंबर मेंशन होने चाहिए। और हमारा फॉन्ट होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। हमारे फॉन्ट की जो साइज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 12, जो आपको दिख रही है। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन ही फॉन्ट है और 12 साइज ही है। ये सब आपके लिए पहले से लगाया हुआ है और ये मैंने बना दिया ताकि आपको एक पॉइंट याद रह जाए, इससे आपको याद रह जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये सारे एम ऑफ सीटीडी में लिख सकते हैं आप। वैसे एम तो यही रहेगा मेनली, एम तो कि एफर्ट बच रहा है, टाइम बच रहा है, रिसोर्सेज बच रहे हैं, प्रॉब्लम कम हो रही है, मैन्युफैक्चरर को रिपोर्ट सबमिट करने में, जो रिव्यू कर रहा है उसको रिव्यू करने में कम दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं जो सीटीडी का डॉक्यूमेंटेशन होता है वो A4 साइज का होना चाहिए आपके यूरोप और जापान में। अगर यूएस की बात करूं 8.5 से 11 इंच होता है और लेफ्ट हैंड में ज़्यादा मार्जिन छोड़ना है क्योंकि वहाँ पर जो अब स्पायरल होगा तो हो सकता है हमारे वर्ड्स जो हैं कट जाए। उसके बाद फॉन्ट कैसा होना चाहिए? टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट का साइज 12 होना चाहिए। नंबर मस्ट बी मेंशन ऑन एवरी पेज। जैसे जैसे हम पेज पे आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर पेज नंबर मेंशन होते जाना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो सीटीडी की गाइडलाइन, टेक्निकल डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड इन 5 मॉड्यूल। अब ये 5 मॉड्यूल एज इट इज आपको याद रखना है, हमने भी हमारे टाइम पे याद रखा था, एज इट इज आपको याद रखना है। देखो, टेक्निकल डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड इन 5 मॉड्यूल, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, 5 मॉड्यूल में हमारा सीटीडी जो है कंप्लीट होता है। अब 5 मॉड्यूल्स की बात करूं तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 इन विच वी प्रोवाइड रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हम क्या भेजते हैं? मॉड्यूल 1 में हम लिखते हैं रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन। मेरे साथ याद करो, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन। मॉड्यूल 2 को 7 पार्ट में डिवाइड करा है। सर एक बात बताओ, अभी आपने बोला सीटीडी की गाइडलाइन में 5 मॉड्यूल होते हैं, वो कम था? जो मॉड्यूल 1 के बाद जो मॉड्यूल 2 आया उसको भी आपने डिवाइड कर दिया? करना पड़ेगा, है ना। तो जो मॉड्यूल 2 आता है उसको हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया।
देखो ध्यान से सुनना, मॉड्यूल 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7। अब इसके अंदर क्या क्या है? 2.1 में है टेबल ऑफ कंटेंट, याद करो 2.1 टेबल ऑफ कंटेंट, 2.1 टेबल ऑफ कंटेंट। 2.2 में क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट फॉर्मुलेशन, हमारा जो फॉर्मुलेशन है उसका इंट्रोडक्शन की उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फार्माकोलॉजिकल क्लास क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्लिनिकल यूज क्या है। मतलब कि जो भी जनरल इंट्रोडक्शन है हमारे फॉर्मुलेशन का वो आएगा मॉड्यूल 2.2 में, 2.2 में। और टेबल ऑफ कंटेंट किस में आएगा? 2.1 में। ठीक है, पर एक बात ध्यान रखना कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर वो एक पेज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है 2.3 जहां पर क्वालिटी ओवरव्यू, क्वालिटी से रिलेटेड बातें होगी। फिर मॉड्यूल 2.4 जहां पर नॉन क्लिनिकल ओवरव्यू होगा। 2.5 समरी, 2.6 क्लिनिकल ओवरव्यू, 2.7 समरी। तो देखो कितना इजी है, याद कराता हूं मैं आपको। इधर देखो, सबसे पहले 2.1 टेबल ऑफ कंटेंट, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। 2.1 टेबल ऑफ कंटेंट, बात खत्म। उसके बाद 2.2 में क्या हो गया कि सर दवाई के बारे में सारी चीजें लिख देंगे, जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है उसके बारे में लिख देंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सारी चीजें बता देंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल क्लास क्या है, और एक पेज से ज्यादा नहीं बताना। ठीक है, ये 2.2 हो गया। अब उसके बाद 2.3, तो ऐसे याद रखो, 3 में ऐसे याद रखना थर्ड क्लास क्वालिटी, तो ऐसे याद रखना 2.3 में क्या आएगा? क्वालिटी ओवरव्यू। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद 2.4, अभी 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 बहुत इजी है। 4 में क्या है? नॉन क्लिनिकल, फिर ओवर समरी, फिर क्लिनिकल, फिर समरी, नॉन क्लिनिकल समरी, क्लिनिकल समरी, बात खत्म। नॉन क्लिनिकल समरी, क्लिनिकल समरी, खत्म। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्वालिटी, जो भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मॉड्यूल 3 में आएगी। फिर मॉड्यूल 4 है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नॉन क्लिनिकल स्टडीज, जो नॉन क्लिनिकल स्टडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी रिपोर्ट्स हैं, वो सारी आती है मॉड्यूल 4 में। फिर आता है मॉड्यूल 5, क्लिनिकल स्टडी की जितनी भी रिपोर्ट है वो सारी आती है मॉड्यूल 5 में। तो हमने देखा सीटीडी गाइडलाइन, हमने देखा कि सीटीडी जो है 5 मॉड्यूल से मिलकर बनी है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 1 ठीक है, मॉड्यूल 2 में हमने देखा 7 तरह से है। फर्स्ट में टेबल ऑफ कंटेंट, सेकंड में जितनी भी प्रॉपर्टी है वो, थर्ड में हमने ऐसे याद रखा थर्ड क्लास क्वालिटी। अच्छा, सेकंड में हमने एक बात और देखी थी 2.2 में कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो ड्रग की होती है वो एक पेज से ज़्यादा नहीं लिखना। फिर 2.3 जहाँ पर थर्ड क्लास क्वालिटी, क्वालिटी ओवरव्यू, ऐसे हमने याद रख लिया। फिर 4 आ गया क्लिनिकल, फिर मतलब नॉन क्लिनिकल, फिर आपका समरी, फिर क्लिनिकल, फिर आपका समरी। देखो नॉन क्लिनिकल, समरी, क्लिनिकल और फिर समरी। ठीक है, फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 जहां पर हमने क्वालिटी से रिलेटेड बात करी। अब मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 में क्या है? मॉड्यूल 4 में जो नॉन क्लिनिकल स्टडी की जितनी भी रिपोर्ट है, जितनी भी रिपोर्ट वो सारी मॉड्यूल 4 में, और क्लिनिकल स्टडी की जितनी भी रिपोर्ट है वो सारी मॉड्यूल 5 में। ठीक है, फिर अब आता है नेक्स्ट टॉपिक ECTD। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लग गया है, तो जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा याद कर लेना, बाकी सब कुछ सेम है। देखो हियर XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड। यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज होती है? वो जो कोडिंग करते हैं लोग, वो जो दिखते हैं ना सिक्योरिटी वगैरह का, ऐसे हैकर वगैरह दिखाते हैं, वो जो कोडिंग लैंग्वेज होती है XML लैंग्वेज होती है। तो हियर XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू एनकोड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दैट इज बोथ ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल। तो ये जो फॉर्मेट होता है XML फॉर्मेट, उसमें हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक CTD होती है जो कि ह्यूमन भी रीड कर सकते हैं और मशीन भी रीडेबल है, मशीन भी रीड कर सकती है। तो XML इज अ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड टू एनकोड डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मेट दैट इज बोथ ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल। उसके बाद लिखा है इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ECTD। नाम से पता लग रहा, इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ CTD इज नोन एज ECTD। वाह, क्या बच्चे से डेफिनेशन है। दे सबमिटेड इन PDF फॉर्मेट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इट इज सबमिटेड इन हायरार्की फॉर्म एज पर द CTD स्ट्रक्चर। देखो CTD की जो भी स्ट्रक्चर होती है ना, एज पर द हायरार्की ये सबमिट होता है। मतलब सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे हायरार्की बनती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो उस तरह से ये सबमिट होता है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? ECTD, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमन
टेक्निकल डॉक्यूमेंट, फिर आप लिखना इलेक्ट्रॉनिकली सबमिशन ऑफ द टेक्निकल डॉक्यूमेंट इज नोन एज ECTD, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली सबमिशन किया हमने हमारे डॉक्यूमेंट को, उसको हम बोलते हैं ECTD। सीधी सी बात है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे सबमिट किया, PDF की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ECTD। वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर XML लैंग्वेज का यूज किया, PDF की फॉर्म में सबमिट किया, हायरार्की को फॉलो करा। पर्पस क्या है, देखो एक बात बताओ, ये जो डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ, सामने वाला डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, फिर उनको रिव्यू कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो रहे हैं, कभी बाद में काम पड़ गया तो वो डॉक्यूमेंट ढूंढने में हमें दिन लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे, है ना, बहुत दिक्कत है। हम ऐसे कॉलम बनाएंगे, 1997 की ये फाइल है, 2004 की ये फाइल है, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आजकल क्या हो गया, ECTD, बात खत्म, PDF भेजी, PDF सेव भी कर ली, है ना, PDF कोई फिजिकल वो भी नहीं लेगी आपका एरिया कि यहाँ रखनी है वहाँ रखनी है, सीधा कंप्यूटर में सेव करा, गूगल ड्राइव में बैकअप करा, मेल पे डाला, 10 जगह मिल जाएगी, टेलीग्राम पे डाला, कहीं भी मिल जाएगी, है ना। तो बर्डन जो है कम हो गया, मैन्युफैक्चरर का बर्डन भी, सामना जो रिव्यू करता है ना, FDA में जो भी रिव्यू कर रहे हैं उनका बर्डन भी कम हो गया, मेरा भी कम हो गया। एक तो मुझे फाइल बनानी, सारी चीज़ें अटैच करनी, उसमें लिखना, फिर उसको सबमिट करना, फिर उसकी कॉपी भी मेरे को संभाल के रखनी, है ना, वो सारी चीज़ें बहुत दिक्कत वाली है। सीधा PDF बनाया, PDF शेयर करा, सामने वाले ने PDF चेक करा, ओवरव्यू करा, बात खत्म, बर्डन खत्म। तो बर्डन ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी विल बी डिक्रीज बिकॉज फाइल सबमिटेड इन PDF फॉर्मेट। सेकंड, सबमिशन इज सिंपल, बहुत सिंपल सबमिशन है भाई, ये हो गया सबमिट, ये हो गया सबमिट, पहले तो वहां जाना है, वहां पर इससे मिलना है, ये वो, ये सबमिट, बात खत्म। ठीक है, अब देखो जैसे CTD के मॉड्यूल देखे थे ना कि 5 होते हैं, है ना, दूसरे में 7 था, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 2 में था 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, यही था। अब यहाँ पर आपको ECTD की भी मॉड्यूल दे रखे हैं 5। सबसे पहला है रीजन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, फिर है आपका समरी डॉक्यूमेंट, फिर है आपका क्वालिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबमिटेड रिलेटेड टू क्वालिटी। वहां पर आप याद करो 2.3 में क्या था, क्वालिटी की बात थी, तो ऐसे याद रखना, थर्ड में यहाँ पे भी क्वालिटी ही है। फिर नॉन क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, तो बहुत इजी है ये याद करना, नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल, क्वालिटी, अब बचे क्या, रीजन स्पेसिफिक और समरी, ये तो याद ही है ना। क्वालिटी तो थर्ड पे याद ही थी, फिर फोर्थ पे नॉन क्लिनिकल ही था, फिर क्लिनिकल ही था आपका। देखो यहाँ पे अगर मैं पूरा एक ओवरव्यू दिखाऊं, ये देखो क्वालिटी, नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल, तो 3, 4, 5 तो याद हो गए, ये देखो 3, 4, 5, बात खत्म। समरी और रीजन स्पेसिफिक, ये 5 मॉड्यूल हो गए ECTD के। ठीक है, अब ये ECTD कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो देखो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, INDA, NDA, ANDA, BLA, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है, मास्टर फाइल, सब में ये यूज होता है ECTD। सब कुछ PDF फॉर्मेट में हम चाहेंगे, हम किसी भी तरह का कोई भी बर्डन खुद पे भी नहीं चाहेंगे, सामने वाले को भी नहीं देना चाहेंगे। और एक बात और, अगर मैं PDF फॉर्म में सबमिट करता हूं तो सामने वाला बहुत आसानी से उसको ओवरव्यू कर लेगा, चेक कर लेगा, रिव्यू कर लेगा, अच्छे से देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ECTD used in different country like US, Europe, Australia, Canada, South Africa, Japan and last one तुम्हारा फेवरेट थाईलैंड। मैं तो गया नहीं, जो गया वो कमेंट कर दो, मुझे भरोसा है तुम भी नहीं गए होंगे, अभी तो बैचलर्स लाइफ है। एडवांटेज की बात करें, इन्फॉर्मेशन इन द ECTD कैन बी इजीली एक्सेसिबल। अब एक बात बताइए कि जो भी मैंने PDF फॉर्म में सबमिट करा, सामने वाले ने फटाफट उसको देख लिया, मेल आ गया उसको, टेलीग्राम आ गया उसको, व्हाट्सअप आ गया उसको, बहुत आसानी से उसको मिल गया। क्या उसको 2 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है उस PDF के लिए? नहीं, इजीली एक्सेसिबल है ना, बड़े आराम से घर में बैठे बैठे AC में बैठे बैठे मिल गया, इजीली एक्सेसिबल, इजी टू रिव्यू। चेक करने में ऐसा भी नहीं है कि यार ये पेज चेक करा कंफ्यूज हो गया कहाँ था, ऐसा कुछ भी नहीं दिक्कत आएगी। PDF पेज नंबर सब कुछ मेंशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अप्रूवल प्रोसेस भी आसान हो जाएगी, क्योंकि उसको देखने में दिक्कत नहीं आएगी तो अप्रूव करने में क्यों आएगी, फिर रिव्यू अच्छे से कर लेगा वो। शेयर करने में भी इजी है, तो इजीली एक्सेसिबल है, इजीली रिव्यूएबल है, इजी टू शेयर है, अप्रूवल प्रोसेस इजी हो गई, और क्या चाहिए, फायदे ही फायदे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन कैन सबमिट ऑल द इंफॉर्मेशन इन सीक्वेंस। देखो अब हम PDF फॉर्मेट में सबमिट कर रहे हैं, तो हम सीक्वेंस में सबमिट कर सकते हैं, और सीक्वेंस में सामने वाला रिव्यू कर सकता है, क्रॉस चेक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया काम हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको सीक्वेंस में नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं वैसे ही। उसके बाद वी डू नॉट नीड टू स्कैन और स्टोर, किसी फाइल को हमें स्कैन करने की जरूरत नहीं, उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं, ये सारी दिक्कतें खत्म।
ट्रैकिंग एंड एक्सेसिंग इज इजी, फटाफट एक्सेस कर लूंगा, क्लिक ओपन। ट्रैकिंग कहाँ तक गई, सेंड हुई नहीं हुई, ड्राफ्ट में तो नहीं रह गई, आसानी से। ECTD ऑल्सो यूज इन ग्लोबल अप्रूवल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ECTD से रिलेटेड। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें फिर। अब देखो, अब आता है आपका ACTD। अब इसको ध्यान से सुनना और समझना। ACTD, ए का मतलब क्या है, ASEAN, ठीक है। बाकी पीछे का देखो, CTD मतलब कि कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। क्लियर? अब ये ASEAN है ना, इसका फुल फॉर्म देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या बोलोगे? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए, तो ACTD था, ए का मतलब क्या निकाला? ए का मतलब हो गया ASEAN, और इसका भी फुल फॉर्म क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। एक तरह का रेगुलेटरी अथॉरिटी है। चलिए, इस्टेब्लिश इन 1967 बैंकॉक, बैंकॉक में इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में ASEAN, ठीक है। उसके बाद 10 कंट्रीज कम अंडर एशियन गाइडलाइंस, मैं इसको एशियन बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, है ना। एशियन गाइडलाइंस के अंदर में 10 कंट्री आती है, जो भी इनकी गाइडलाइंस है, एशियन की जो भी गाइडलाइंस थी, जो भी इस रेगुलेटरी अथॉरिटी की गाइडलाइन थी, इसके अंडर में 10 कंट्री आती है। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, एशियन के बारे में बोल रहा हूँ। इट इज अ गाइडलाइन विच प्रोवाइड फॉर्मेट फॉर द CTD प्रिपरेशन, और वी कैन से फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए वेल स्ट्रक्चर CTD। मतलब कि अगर हमें CTD बनाना है, तो अगर हम ACTD को फॉलो करते हुए बनाएं, ACTD का मतलब क्या है? एशियन, एशियन का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट गाइडलाइन। पूरा नाम सुनो, ध्यान से सुनना। ए का मतलब बता रहा हूं पहले तो, एशियन मतलब कि शुरू से सुनते हैं ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कॉमन टेक्निकल गाइडलाइन के अंडर में हमें CTD बनाना है, तो अच्छा बनेगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा नाम है सर, तो अच्छा ही बनाओगे आप, है ना। That will be submitted to Asian Regulatory Authority for the registration of pharmaceutical for human use। अब ये यहाँ पर ये जो रेगुलेटरी है ना ASEAN, देखो ध्यान से सुनो, एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से आपको समझाता हूँ। वैसे तो आपको समझ में आ गया, पर फिर भी मेरा मन नहीं मानता है जब तक आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। ये ASEAN है, ठीक है। ये क्या है? एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मतलब कि सरकार है। अब इसके अंडर में 10 कंट्री आती है। कितनी कंट्री आती है? 10 कंट्री। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1967 बैंकॉक में स्टेब्लिश हुआ था। ASEAN रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसकी गाइडलाइन है। इसकी क्या है? गाइडलाइन है, गाइडलाइन, है ना। और ये चाहती है, ये सरकार चाहती है कि जो भी फॉर्मेट आएगा वो मेरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आए। जो भी CTD का फॉर्मेट होना चाहिए वो मेरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हो, क्योंकि कल को ये फॉर्मेट मेरे पास आएगा तो मैं तभी अप्रूव करूंगा जब ये मेरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। बहुत ईजी था। ASEAN एक तरह का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1967 बैंकॉक। इसके अंदर में कितनी कंट्री आती है? 10 कंट्री इसके अंडर में आती है। अगर आपको CTD बनाना है और ASEAN से अप्रूवल लेना है, तो ASEAN बोलता है कि मेरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरी जो गाइडलाइन है, उनको फॉलो करते हुए आप CTD बनाओ, तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा। सिंपल एज दैट। अब ये जो गाइडलाइन थी ना, ये जो आपका ACTD वाला था, है ना, एशियन वाला था, इसकी वजह से क्या हुआ? वही टाइम बचा, रिसोर्सेज बचे, है ना, वही वाली बात है। ऑल द डेटा विच आर फर्दर सबमिटेड टू रेगुलेटरी अथॉरिटी मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, अनएम्बिगियस और वेरी क्लियर। अब इसने भी बोल दिया, ये जो ASEAN है, इन्होंने क्या बोला कि तुम डेटा तो सबमिट कर रहे हो, मेरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हो, पर जो भी तुम डेटा सबमिट कर रहे हो वो अनएम्बिगियस, मतलब कि साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, वेरी क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। बिकॉज इफ डाटा सबमिशन इज प्रॉपर, अगर तुम्हारा डाटा का सबमिशन प्रॉपर होगा देन वो इजीली रिव्यू होगा, और अगर वो इजीली रिव्यू होगा और तुम्हारी सारी चीजें सही होगी तो तुम्हें अप्रूवल मिल जाएगा। तो इजीली रिव्यू कब होगा? आसानी से सामने वाला चेक कब कर सकता है? जब तुम एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखोगे, जब तुम इस तरह से लिखोगे कि हर शब्द अनएम्बिगियस हो, मतलब कि एकदम स्पष्ट हो, वेरी क्लियर हो, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि प्रॉपर स्पेस रखो टेक्स्ट के बीच में। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर और स्पेस के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, मतलब कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, ABCD, तो प्रॉपर स्पेस दे के लिखो, तो उससे क्या होगा, समझ में अच्छे से आएगा। तो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए टेक्स्ट के बीच में। फिर इन्होंने क्या बोला, पेपर साइज जो है A4 लो। अगर मैं यूरोप जापान की बात करूं तो A4 पेपर साइज, और अगर मैं यूएस की बात करूं तो 8.5 इंटू 11 इंच। ठीक है, CTD की तरह ही हो गया। फिर लेफ्ट हैंड पे मार्जिन ज्यादा रखो, क्योंकि वहां पर स्पाइरल होगी तो उससे वर्ड वगैरह कटेंगे। फिर फॉन्ट टाइम न्यू रोमन होगा, फॉन्ट साइज होगा 12, नंबर मस्ट बी मेंशन ऑन एवरी पेज। वो सारी बातें हो गई कि सारे पेजों पे नंबर मेंशन करो, फॉन्ट साइज 12 ले लो, फॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन ले लो, लेफ्ट हैंड पे मार्जिन रखो, पेपर साइज A4 होना चाहिए यूरोप जापान में, और 8.5 इंटू 11 होना चाहिए यूएस में। हर शब्दों के बीच में प्रॉपर स्पेस रखो। शब्द जो भी लिख रहे हो वो अनएम्बिगियस, मतलब कि वेरी क्लियर या ट्रांसपेरेंट हो, एकदम अपारदर्शी हो, एकदम देखने में मजा आ जाए, मतलब कि ऐसा नहीं कि मिक्स कर रखा है सब। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्कोप। अब एक बात बताओ कि जब अपन ने इतने अच्छे से CTD सबमिट किया, ASEAN की जो रेगुलेटरी है, की जो गाइडलाइन है, उसके अंडर में अपन ने इतने अच्छे से सबमिट किया है, तो इसके क्या फायदे हैं? सर अच्छे से सबमिट किया, जल्दी रिव्यू होगा, जल्दी अप्रूवल मिलेगा। अब मैं आपसे पूछूं अप्रूवल किस बात का, तो आप बोलोगे सर आपको चाहे क्लिनिकल ट्रायल करने हो, चाहे आपकी ड्रग मार्केट में जा रही हो, चाहे आपको किसी जेनरिक ड्रग का मार्केट में इंट्रोडक्शन करवाना हो, है ना, अप्रूवल लेना हो, इन सभी चीज के लिए आपको अप्रूवल चाहिए और CTD भरना पड़ेगा, CTD फॉर्मेट में फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं स्कोप में यही लिखना है, फॉर द अप्रूवल ऑफ नोवेल केमिकल एंटिटी, मतलब कि न्यू कोई इनोवेटर ड्रग है, न्यू केमिकल एंटिटी मार्केट में जाना चाह रही है, तो उसके अप्रूवल के लिए ये करना ही पड़ेगा। अप्रूवल ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी करना पड़ेगा, उसके अप्रूवल के लिए भी। कोई एग्जिस्टिंग फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिसमें अगर आपने वेरिएशन करा और वो वेरिएशन बहुत बड़ा करा, मैंने आपको यूनिट 2 में बताया था ना कि अप्रूव्ड वाले फॉर्म में भी, जैसे अप्रूव्ड ANDA है, अप्रूव्ड NDA है, उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, मेजर वेरिएशन कर सकते हैं, माइनर वेरिएशन कर सकते हैं। तो अगर आपने मेजर वेरिएशन करा किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, तो भी आपको एक फॉर्म बनना पड़ेगा, वो CTD फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, तो आपको उसको अप्रूवल में जल्दी अप्रूवल हो जाएगा। अगर आपने कोई माइनर वेरिएशन करा तो भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन करना है जेनरिक ड्रग का तो भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वही वाली बात हो गई, मार्केट में कोई नई ड्रग लॉन्च करनी है, कोई बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर आपको कोई जेनरिक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर आपको कोई क्लिनिकल ट्रायल करने हैं, या फिर आपको ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग में आपको कुछ माइनर चेंज करने हैं, मेजर चेंज करने हैं, तो इन सभी को करने के लिए अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल तभी मिलेगा जब आपका फॉर्मेट सही होगा। ठीक है, अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं ACTD की। सबसे पहले पार्ट 1 में लिखना है टेबल ऑफ कंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा एंड प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। क्या क्या होना चाहिए? टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा होना चाहिए, मतलब कि एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के सेशन में क्या देखने को मिलता है कि भैया एक तो अपने को टेबल ऑफ कंटेंट लिखना है, एक अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, मतलब कि अपना एप्लीकेंट की सारी इन्फॉर्मेशन, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी पार्ट 1 में आ जाएगी। उसके बाद है आपका पार्ट 2, क्वालिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे लिखनी है? पार्ट 2 में लिखनी है। फिर पार्ट 3, जो भी नॉन क्लिनिकल डॉक्यूमेंट है, जो भी प्राइमरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी है, जो भी सेकेंडरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी है, जो भी सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी है, जो भी ADME रिपोर्ट है, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी है, जितनी भी रिपोर्ट ड्रग्स से रिलेटेड है वो सारी रिपोर्ट आपको लिखनी है पार्ट 3 में। ठीक है, पार्ट 1 में क्या लिखा? पार्ट 1 में लिखा टेबल ऑफ कंटेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। पार्ट 2 में लिखा क्वालिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। पार्ट 3 में लिखा नॉन क्लिनिकल डॉक्यूमेंट, प्राइमरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी, सेकेंडरी फार्माकोडायनेमिक स्टडी और फार्माकोलॉजिकल स्टडी, सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी, ADME रिपोर्ट, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, ये सारी लिखनी है। फिर आता है पार्ट 4। पार्ट 4 जो है वहां पर आपको क्लिनिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। यहाँ पर 6 सेक्शन होते हैं, ABCDE। तो पार्ट 4 क्लिनिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जहां पर 6 सेक्शन होते हैं ABCDE। ए में होता है टेबल ऑफ कंटेंट, बी में होता है क्लिनिकल ओवरव्यू, सी स्टैंड्स फॉर क्लिनिकल समरी, और आपके डी में आएगा क्लिनिकल स्टडी डेटा, ई में क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, और एफ में आएगा आपके रेफरेंसेस। तो ये सारे आपको लाइन से याद रखने हैं। ए में टेबल ऑफ कंटेंट, बी में क्लिनिकल ओवरव्यू, सी में क्लिनिकल समरी, डी में क्लिनिकल स्टडी डेटा, ई में क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट और एफ में रेफरेंसेस।
ये आपका ACTD भी कंप्लीट। तो हमने देखा CTD, ECTD, ACTD, DMF, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर। ये जितने भी है ना ये सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पहली प्रायोरिटी इसको, दूसरी प्रायोरिटी इसको, तीसरी प्रायोरिटी इसको। ठीक है, इस तरह से आपको याद करके जाना है। और फिर इंपोर्ट करवाना हो ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो एक्सपोर्ट के लिए पता है ना कि अगर मेरी ड्रग है मुझे एक्सपोर्ट करानी किसी और कंट्री में तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लाइसेंस, परमिट, सेडिस्को से अप्रूवल, DCGI से अप्रूवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर वगैरह, कोड वगैरह, जितने भी चीज़ें बताई वो सारी होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आपको जीपेट का क्वेश्चन दे रखा है। तो लेक्चर तो खत्म हो गया, पर मैं कहूँगा 2 मिनट और ही सही, जब इतना रुके हैं तो 2 मिनट और करके इस टॉपिक को कंप्लीट तो कर ही दिया। एक क्वेश्चन देख लेते, क्या पता कभी काम आ जाए। जीपेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग पोजेसेस एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। आपको यहाँ पर 4 ड्रग दे रखी है, आपसे पूछा है कि इन चारों ड्रग में से किसका एंटी प्लेटलेट इफेक्ट आएगा, मतलब कि जो प्लेटलेट को इकट्ठा ना होने दे, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट दे। तो सबसे पहला है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के फॉर्मेशन में काम आता है। आपको पता है इरिथ्रोपोइटिन जो है किडनी रिलीज करती है, और किडनी जब इरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है तो वो इरिथ्रोपोइटिन बोन मेरो के पास जाता है ताकि आरबीसी प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पर कोई प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट इफेक्ट नहीं है, काट दो इसको। फिर आता है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन क्या होता है, जो कि रिड्यूस करे आपके फ्रिक्वेंट यूरिनेशन को। ये एक तरह का एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, ये फ्रिक्वेंट यूरिनेशन को रिड्यूस करता है, तो ये भी किसी काम का ऑप्शन नहीं है। फिर आता है आपका यूरोकाइनेस। यूरोकाइनेस जो है ब्लड के क्लोट को नहीं होने देता, ब्लड के क्लोट को नहीं होने देता, तो यूरोकाइनेस भी ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि हमें देखना है कि एंटी प्लेटलेट। फिर आता है क्लोपिडोग्रेल, और यही बेस्ट आंसर है, क्योंकि ये जो है एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देता है, प्लेटलेट को स्टिक नहीं होने देता, तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। वेबसाइट पे डेली 10 MCQ अपलोड होते हैं। अभी तक हम वेबसाइट पे 500 MCQ अपलोड कर चुके हैं, तो जो डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उन्हें एक आइडिया लग गया 500 क्वेश्चंस का, और वो बहुत बच्चों से बहुत आगे हो चुके हैं, क्योंकि उनकी MCQ प्रैक्टिस भी हुई है, उनकी नॉलेज भी बूस्ट हुई है, और कभी उसी तरह का क्वेश्चन अगर उनके सामने आ जाता है तो वो इजीली सॉल्व कर देंगे। उन्हें बस टिक करने का काम रहेगा, क्योंकि वो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं वेबसाइट पे। तो वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए, डेली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डेली टिप्स पढ़िए, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। आज यूनिट 3 कंप्लीट करा है, अब 2 यूनिट रह गई है, और 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। 5 यूनिट 5 लेक्चर, बात खत्म। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, थैंक यू।